दोस्तों क्या हो यदि दुनिया के सारे अमीर अपना सारा पैसा दान करने लगे और अपनी ही प्रॉपर्टी को जलाकर गरीब होने की कोशिश करने लगे, तो आज की हमारी मूवी की कहानी कुछ ऐसी होने वाली है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है और आज की हमारी मूवी है रिच फ्लो। ये मूवी एक बहुत ही अच्छी सस्पेंस थ्रिलर मूवी है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा और वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिएगा। तो मूवी की शुरुआत में हम लोरा पॉल्मर नाम की लड़की को देखते हैं जो कि अपने रूम में तैयार हो रही होती है। एक्चुअल में लोरा एक मूवी प्रोडक्शन कंपनी की ऊंची पोस्ट पर काम क्या करती थी। आगे लोरा कई सारे स्क्रिप्ट राइटर से मिलकर उनकी स्टोरी, उनके आइडिया सुनती है। वो सभी राइटर लोरा को अलग अलग साइंस फिक्शन मूवी की स्टोरी और आइडियाज सुना रहे थे। लोरा को उन सभी के आइडियाज काफी अजीब लगते हैं, फिर भी लोरा उन लोगों के आइडियाज की तारीफ करती है। आगे लोरा को टोनी नाम का राइटर स्टोरी सुनाने लगता है। वो कहता है ये एक लव स्टोरी है, ये कहानी एक लड़के और लड़के की है। जो लड़का है वो एक राइटर होता है, मेरा मतलब है वो कभी राइटर हुआ करता था। एक्चुअल में लोरा और टोनी दोनों हस्बैंड वाइफ थे और टोनी लोरा को अपनी ही कहानी सुना रहा था। तब लोरा कहती है, टोनी बताओ तुम क्या चाहते हो। टोनी कहता है, मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ बार्सिलोना चलो, हम वहाँ पर जिंदगी बिताए। ये सुनकर लोरा वहीं बैठे अपने सेक्रेटरी क्रिश्चियन से कहती है, अब हमें चलना चाहिए। तब टोनी कहता है, हमारे परिवार को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारी बेटी को तुम्हारी जरूरत है, बार्सिलोना में हमारी एक लाइफ है। तब लोरा कहती है, एक बेड और सिर्फ खाना, ये मेरी बेटी की लाइफ स्टाइल के लिए काफी नहीं है। मैं नहीं चाहती मेरी बेटी भी उसके फादर की तरह ऐसी मीडियोकर जिंदगी बिताए। लोरा ये कहकर जाने लगती है। तभी टोनी कहता है, क्या तुमने मेरी बेटी के लिए केक खरीदा। लोरा को उसकी बेटी का जन्मदिन याद नहीं था, फिर भी वो कहती है, हाँ मैंने खरीदा है। आगे जाकर लोरा क्रिश्चियन अपने सेक्रेटरी को उसकी बेटी के लिए केक खरीदने के लिए कहती है। आगे लोरा से अल्बा नाम की लड़की आकर मिलती है जो कि उसी प्रोडक्शन हाउस में लोरा की कॉम्पिटिटर थी। अल्बा लोरा से कहती है, मिस्टर स्नेल यहाँ पर क्यों आए हैं। तब लोरा कहती है, हो सकता है वो अपने बेटे को लेने आए हो। अल्बा कहती है, ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने बेटे को सब कुछ सौंपने वाले हो। यह सुनकर लोरा थोड़ी चौंक जाती है क्योंकि मिस्टर स्नेल उस प्रोडक्शन हाउस के मालिक थे और उनके बेटे सेबेस्टियन को सब सौंपने की बात की जा रही थी। आगे अल्बा लोरा के कपड़ों की तारीफ करके वहां से निकल जाती है। आगे लोरा उनके प्रोडक्शन हाउस की मूवी प्रीमियर पर जाती है जहां पर काफी सारा क्राउड मौजूद था और फोटोग्राफर लगातार फोटो क्लिक कर रहे थे, जहां पर वो सेबेस्टियन स्नेल से मिलती है। तब लोरा पूछती है, सर क्या आप बता सकते हो कि आपके पिता का प्लेन यहाँ पर क्यों आया है। सेबेस्टियन कहता है, तो क्या तुम्हें लगता है कि वो प्लेन तुम्हारे लिए आया है। तुम्हें पता है मेरे डैड को सभी लोग मुर्गा बोलते हैं क्योंकि वो काफी बकवास करते हैं। हम एक आइसबर्ग है जिसके पास पूरी इंडस्ट्री का पावर है, पर मेरे पिता हमेशा ही जादुई छड़ी का यूज करते हुए खेल दिखाते रहे। घूम फिर कर वो वापस किसी न किसी को प्रमोट करने वाले हैं। तब लोरा पूछती है, क्या वो मैं हूँ। तब सेबेस्टियन कहता है, नहीं तुम वो नहीं हो, वो हेक्टर अल्बा है। आगे सेबेस्टियन के साथ लोरा भी प्रीमियर के लिए जाने लगती है और ऊपर उन्हें अल्बा मिलती है। अल्बा सेबेस्टियन और उसके प्रोडक्शन हाउस की काफी तारीफ करती है। तब सेबेस्टियन कहता है, अच्छी बात है, वैसे लोरा तुम ये मूवी पहले ही देख चुकी हो, इसलिए अभी तुम्हें प्रीमियर के पैनल में बैठने की कोई जरूरत नहीं। अभी के लिए अल्बा का पैनल में बैठना ठीक रहेगा और हम एंड में कुछ अनाउंसमेंट भी करेंगे। आगे सेबेस्टियन के साथ अल्बा प्रीमियर के लिए जाने लगती है। तभी लोरा अल्बा को रोककर कहती है, देखो मुझे थोड़ा बुरा तो लग रहा है क्योंकि मैं जानती हूँ मैं तुमसे ज्यादा स्मार्ट और बेटर हूँ। अल्बा को लोरा की ऐसी बातों से शक हो रहा था। तब अल्बा पूछती है, लोरा ये फिल्म किस बारे में है। लोरा कहती है, फिल्म काफी अच्छी है, पर फिल्म में झील के किनारे के कुछ दृश्य है जिसमें थोड़ी इरोटिक सिचुएशन बताई गई है और ये मूवी काफी अच्छी है। यह सुनकर अल्बा प्रीमियर के लिए जाने लगती है। अल्बा के प्रमोशन का अनाउंसमेंट करने वाले थे, इसलिए लोरा को थोड़ा बुरा लग रहा था और लोरा ने अल्बा को ऐसी फिल्म के प्रीमियर पर भेज दिया था जो फिल्म काफी घटिया थी और फिल्म खत्म होने के बाद लोरा को उस फिल्म के बारे में अच्छी बातें बोलनी होगी। आगे लोरा और क्रिश्चियन दोनों कार में कहीं जा रहे होते। तब लोरा कहती है, अल्बा 400 जर्नलिस्ट के सामने अपने आंसू बहा रही होगी। तब क्रिश्चियन कहता है, सेबेस्टियन के भी लगातार कॉल पे कॉल आ रहे हैं, लोग स्ट्रीमिंग वीडियो पर जाकर सेबेस्टियन की लगातार इंसल्ट कर रहे हैं। और तब क्रिश्चियन कहता है, तुमने न्यूज सुनी, पॉप की डेथ हो गई। लोरा को भी ये सब न्यूज थोड़ी अजीब लगती है। आगे क्रिश्चियन गाड़ी में लेकर लोरा को एयरपोर्ट जाता है जहां पर लोरा के बॉस मिस्टर स्नेल का एरोप्लेन खड़ा हुआ था। लोरा प्लेन में जाकर एयर होस्टेस से कहती है, मैं लोरा हूँ और ये क्रिश्चियन है। तब एयर होस्टेस कहती है, लेकिन ये प्लेन मिस्टर स्नेल के फ्रेंड के लिए और सिर्फ आपके लिए है,
इसमें हम और किसी को अलाउ नहीं कर सकते। यह सुनकर क्रिश्चियन लोरा को बाय कह के प्लेन से निकल जाता है। आगे लोरा को ड्रिंक सर्व की जाती है और लोरा देखती है कि वो प्लेन काफी आलीशान था। तभी उस प्लेन के अंदर प्लेन का दूसरा पैसेंजर एक बूढ़ा आदमी आता है जो कि मिस्टर स्नेल का फ्रेंड था। वो बूढ़ा आदमी लैपटॉप पर कुछ देख रहा था और वो कहता है जॉर्गर मारा गया। यह सुनकर लोरा भी अपना मोबाइल देखकर कहती है ये तो बहुत ही बड़ा लॉस है, वैसे वो काफी बूढ़े होंगे। तब सामने बैठा आदमी कहता है जहाँ तक मुझे पता है वो सिर्फ 40 साल का है। यह सुनकर लोरा कहती है आप किसकी बात कर रहे हो? वह आदमी कहता है मैं बार्ट जगरबग की बात कर रहा हूँ। यह सुनकर लोरा आश्चर्यचकित होकर कहती है बार्ट जगरबग वो मारा गया है? आखिर ये सब चल क्या रहा है? इस आदमी को तेल भंडार मिला, ये अमीर हुआ और अब ये मारा गया। तब सामने बैठा आदमी कहता है मैं फोर्ब्स की अमीरों वाली लिस्ट में एक दिन में 3 स्थान ऊपर आ गया हूँ। ये साल मेरे लिए काफी अच्छा रहा। वो आदमी ऐसा कहकर मुस्कुरा रहा था। तभी लोरा देखती है उस आदमी के दांत काफी चमक रहे थे। आगे लोरा और टोनी दोनों ही वीडियो कॉल पर अपनी बेटी को बर्थडे विश करते हैं, पर उनकी बेटी एना काफी नाराज थी क्योंकि वो दोनों ही उनके पास मौजूद नहीं थे। एना उन दोनों को देखकर गुस्से में वीडियो कॉल कट कर देती है। तब लोरा टोनी से कहती है तुम बस डिवोर्स पेपर साइन करके एना को मेरे पास छोड़ दो। टोनी चाहता था कि लोरा भी उसके साथ उसकी फैमिली में रहे, पर लोरा के काफी ऊंचे सपने थे और वो टोनी के साथ रहना नहीं चाहती थी। लोरा वापस लौटकर देखती है कि उसके बॉस का फ्रेंड जो उसके साथ एरोप्लेन में था, वो आदमी अब सो रहा था और उसके दांत पहले से भी ज्यादा चमक रहे थे। आगे फ्लाइट लैंड होती है और वो रईस आदमी अपनी कार के बेड़े में बैठकर वहां से निकल जाता है, पर लोरा देखती है कि उसे वहां पर लेने कोई भी कार नहीं आई थी, बल्कि वहां पर एक आदमी बर्फ पर चलने वाला टांगा लेकर खड़ा था जो कि कुत्तों के सहारे चलता था। वो टांगे वाला आदमी लोरा को अपने पास बुलाता है। लोरा कहती है क्या हम इसमें जाने वाले हैं? आगे वो आदमी लोरा को बर्फ के तूफान के बीच में से मिस्टर स्नेल के पास ले जाता है, जहां पर खरबपति स्नेल आम लोगों की तरह एक झोपड़े में रह रहा था। तब स्नेल कहता है जब पहली बार अलास्का में गोल्ड हंटर आए थे तब यहाँ का तापमान -35 डिग्री से कम था, फिर भी गोल्ड हंटर बिल्कुल नहीं रुके। वो रास्ते में चलते रहे और उनमें से कई लोग मारे गए और जो लोग बच गए वो गोल्ड की खुदाई में जुट गए, गर्मी के आने का वेट नहीं कर रहे थे। मेरे परदादा ने भी इसी जमीन पर मेहनत की है, इतनी संपत्ति हमारे पास आसमान से नहीं आई। आगे स्नेल उन सभी को अंदर ले जाकर कहता है यहाँ मौजूद सभी लोग मेरे भरोसेमंद सहकर्मी रह चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी कंपनियों के एक नए डिवीजन को स्वतंत्र रूप से संभाले। आप लोग जिस डिवीजन को संभालोगे वो समाज के हितों के लिए काम करेगी। हमारा यह नया तरीका आप लोगों को मेरे परिवार का हिस्सा बना देगा, यानी मेरी पारिवारिक संपत्ति में आप लोग भी हिस्सेदार होंगे। मैं आपको कंपनी का प्रॉफिट देने के साथ साथ आपके वेतन को भी 3 गुना कर रहा हूँ। तो देवियों और सज्जनों, मैं आप लोगों को अपनी कंपनी की हिस्सेदारी देता हूँ। तब लोरा जिस रिचर्ड नाम के आदमी के साथ वहां पर आई थी उससे पूछती है क्या ये सच बोल रहे? तब रिचर्ड कहता है तुम खुद ही देख लो। आगे रिचर्ड लोरा को आईपैड दिखाता है जिस पर वो कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ था। लोरा उस कॉन्ट्रैक्ट को देखकर आश्चर्यचकित होती है और खुश होकर उस पर साइन कर देती है। लोरा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मिस्टर स्नेल अपनी इतनी मेहनत से कमाई हुई संपत्ति को अपनी कंपनी के लोगों को ऐसे ही क्यों बांट रहा था। लोरा मिस्टर स्नेल को देखती है तो मिस्टर स्नेल ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे थे। अब आगे वहां मौजूद सभी लोग सेलिब्रेट करने लगते हैं क्योंकि अचानक से वो लोग काफी पैसे वाले बन चुके थे। तभी लोरा भी बाहर आकर सिगरेट पी रही थी और मिस्टर स्नेल भी लोरा के पास आते हैं और स्नेल लोरा से कहता है तुम तो वही लड़की हो ना जिसे मेरे बेटे से भिड़ना पसंद है। तुम्हारे कारण मेरा बेटा रोजाना रोते हुए घर पर आता है। मेरे बेटे जैसे सनकी को इतनी महत्वपूर्ण कंपनी चलाने नहीं दी जा सकती। तब लोरा कहती है मेरी बेटी भी मेरे लिए बहुत बड़ी मिस्ट्री है। यह सुनकर स्नेल कहता है मैंने सुना है कि बर्किंगम प्लेस में एक ऑक्शन चल रहा है। यह ऑक्शन स्पेशली हाई प्रोफाइल लोगों के लिए है। यह एक चैरिटी ऑक्शन है, इसलिए यह हमारे लिए एक अच्छा मौका होगा। इसके जरिए हम चैरिटी फील्ड में एक बड़ा नाम बन सकते हैं। मैं तुम्हारे लिए प्राइवेट जेट का इंतजाम करवाता हूँ। आगे स्नेल अपने पास से किताब निकालकर लोरा को देते हुए कहता है जब तुम प्लेन में हो तब इसे पढ़ना। ऑक्शन में बड़ी बोली लगाकर बोली लगाने वालों को हरा देना। ऐसा कहकर स्नेल वहां से जाने लगता है और जाते हुए वो लोरा से पूछता है तुम्हारी बेटी कितनी बड़ी है? लोरा कहती है वो 16 साल की है। लोरा को स्नेल की बातें और उसका बर्ताव काफी अजीब लग रहा था।
वो लोरा से इसे बात कर रहा था और उसे लोरा की बेटी की चिंता भी हो रही थी। आगे लोरा स्नेल के प्राइवेट जेट में बैठकर लंदन के लिए निकल जाती है। तभी लोरा के सामने प्लेन में यी नाम का आदमी भी बैठा हुआ था। लोरा यी की तरफ देखती है तो ये भी लोरा को बुक दिखाता है जो स्नेल ने उसे भी दी थी। आगे ये लोरा से कहता है मिस्टर स्नेल ने मुझे सिसिली भेजा है किसी रिफ्यूजी कैंप के ऑडिट के लिए। आगे लोरा प्राइवेट जेट से उतरकर अपने लिए लंदन की फ्लाइट ले लेती है। फ्लाइट में लोरा लैपटॉप यूज कर रही होती है तभी उसे बर्किंघम पैलेस के बारे में कुछ न्यूज दिखाई देती है। न्यूज में लिखा था बर्किंघम पैलेस पर टेररिस्ट अटैक का खतरा है। तभी लोरा को एक और न्यूज दिखाई देती है यूरोपियन स्टॉक मार्केट बुरी तरह से गिर रहा है। बिलियनियर्स और वर्ल्ड लीडर को टारगेट किया जा रहा है। आगे एयरपोर्ट पर पहुंचकर लोरा क्रिश्चियन से पूछती है तुमने न्यूज पढ़ी, ये सब क्या चल रहा है। क्रिश्चियन कहता है ये कोई 17 साल का कोडर होगा जो फेक न्यूज फैलाकर अमीर लोगों को डरा रहा है। तब लोरा थोड़ा सोचकर क्रिश्चियन से पूछती है क्या मैं अमीर हो गई हूँ। क्रिश्चियन कहता है हाँ अब तुम अमीर हो। आगे लोरा बर्किंघम पैलेस पर जाती है चैरिटी ऑक्शन के लिए और लोरा देखती है कि वहाँ पर दुनिया के काफी सारे बिलियनियर भी मौजूद थे। तभी बोली लगवाने वाला आदमी सभी को एक फ्रेंच पेंटिंग के बारे में बताता है और वो आदमी बताता है ये पेंटिंग भी रॉयल फैमिली द्वारा चैरिटी के लिए डोनेट की गई है। तभी सभी लोग वहाँ बैठे रॉयल फैमिली के किंग को देखकर तालियां बजाने लगते हैं जो ये चैरिटी ऑक्शन करवा रहे थे और इस चैरिटी में वो रॉयल फैमिली की काफी सारी संपत्ति को डोनेट भी कर रहे थे जिन संपत्ति की कीमत अरबों में थी। आगे पेंटिंग पर बोलियां लगाई जाती है और लोरा भी अपना प्राइस बढ़ाने लगती है। तभी ऑक्शन में लोरा को एना का कॉल आता है और वहाँ मौजूद सभी लोग लोरा को देखने लगते हैं। पेंटिंग पर सभी लोग $3 लाख से $4 लाख तक की बोलियां लगा रहे थे। तभी लोरा खड़ी होकर पेंटिंग पर $2 मिलियन की बोली लगा देती है और इतनी बड़ी बोली के आगे कोई भी बोली नहीं लगाता। बिट जीतते लोरा ऑक्शन से बाहर निकलकर एना से कहती है मैंने अभी $2 मिलियन की पेंटिंग खरीदी है, तुम सोच सकती हो मैं कितनी अमीर हो गई हूँ। तभी एना से बात करते हुए लोरा देखती है कि वहाँ पर रईस आदमियों के बीच में एक रईस आदमी था जिसके दांत काफी शाइन कर रहे थे। उस आदमी के दांत वैसे ही शाइन कर रहे थे जैसे कि प्लेन में मिस्टर स्नेल के फ्रेंड के दांत शाइन कर रहे थे। लोरा को ये देखकर काफी अजीब लग रहा था और तभी लोरा को लोगों के चीखने की आवाजें आती है। लोरा भी जाकर वहां पर देखती है तो कुछ लोग रॉयल फैमिली के किंग को संभाल रहे थे। एक्चुअल में रॉयल फैमिली के किंग को कुछ हुआ था जिसके कारण वो चीखने चिल्लाने लगे थे और उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। आगे टीवी में न्यूज बताई जाती है कि किंग की डेथ हो गई है और उनके सम्मान में गवर्नमेंट ने 3 दिन का शोक रखा है। ऐसी घटनाओं से पूरी दुनिया में अफरा तफरी मच चुकी थी। दुनिया के बिलियनियर बहुत ही बड़ी मात्रा में अपनी संपत्ति दान करने लगे थे। कई देशों में इमरजेंसी लगा दी गई थी, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रोक दिए गए थे। लोरा देखती है कि अब लंदन की सड़कों पर भी आर्मी के टैंक चलने लगे थे। मूवी में आगे लोरा अपने ऑफिस जाती है जहां पर काम करने वाला एक एम्प्लॉय लोरा को बधाई देता है क्योंकि लोरा अब उस कंपनी में हिस्सेदार बन चुकी थी। लोरा सेबेस्टियन से मिलती है तब सेबेस्टियन कहता है आप तो अब इस कंपनी की मालकिन बन चुकी हो, अब हमें आपका हुक्म मानना होगा। तब लोरा सेबेस्टियन को समझाने की कोशिश करती है ऐसी कोई बात नहीं, हम सारे डिपार्टमेंट मिलकर काम करेंगे। तब सेबेस्टियन कहता है मेरा बाप बहुत ही कमीना है, मैं जानता हूँ कि उसने कई कंपनियों को बर्बाद किया है पर अब वो अफवाहों से और बेवकूफ लोगों द्वारा की गई ट्वीट से अपना सब कुछ लोगों को बांटने में लग गया और उन्होंने मुझे भी अपनी फैमिली की पारिवारिक संपत्ति से बाहर कर दिया। हो सकता है वो मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए सब कर रहे हो, वो शायद मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, पर जो भी हो तुम एक बहुत बड़ी संपत्ति की मालकिन बन गई इसलिए तुम एंजॉय करो। सेबेस्टियन के ऐसा कहते ही लोरा को सेबेस्टियन के दांत दिखाई देते हैं जो अब चमकने लगे थे। यह देखकर लोरा घबरा कर वहाँ से बाहर निकल जाती है। आगे क्रिश्चियन आकर लोरा को बताता है पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी गई है और इसलिए सारी फ्लाइट कैंसिल कर दी गई है। लोरा कहती है किसी और साधन का इंतजाम करो, प्राइवेट जेट या फिर कुछ भी। लोरा एक टैक्सी लेकर अपने घर के लिए निकल जाती है और टैक्सी में लोरा रिचर्ड को कॉल करती है जिसने स्नेल की प्रॉपर्टी पर लोरा के साइन करवाए थे। लोरा रिचर्ड से पूछती है मेरे स्टॉक्स का क्या हाल है। तब टैक्सी का ड्राइवर लोरा से कहता है क्या तुम अमीर हो। लोरा कहती है नहीं मैं अमीर नहीं हूँ, मैं मेरे बॉस के पीए से बात कर रही हूँ। तब वो टैक्सी का ड्राइवर बीच वाली विंडो बंद करके अपने फेस पर मास्क पहन लेता है और कॉल पर रिचर्ड कहता है लोरा तुम्हारे सिग्नेचर करने के बाद तुम्हें जिस सब डिवीजन कंपनी का मालिकाना अधिकार दिया गया था उस कंपनी के स्टॉक की कीमत अभी $900 मिलियन है जिनकी अब तुम मालकिन हो।
यह सुनते ही लोरा शॉक रह जाती है, क्योंकि अब वो सचमुच बड़ी अमीर बन चुकी थी। लोरा रिचर्ड से पूछती है, क्या इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का कोई तरीका नहीं? रिचर्ड कहता है, नहीं, अब कोई तरीका नहीं। स्टॉक मार्केट बंद हो चुका है और तुम्हारी संपत्ति फ्रोजन हो चुकी है। अब तुम्हें अपनी संपत्ति खत्म करने के लिए इन पैसों को दान करना होगा, या तुम अपने जैसे किसी को ढूंढकर अपनी संपत्ति उसके नाम कर सकती हो। अब लोरा घबराकर अपने घर जाकर अपना सामान पैक करने लगती है और वो शीशे में अपने दांतों को भी देखती है। तभी लोरा की घर की बेल बजती है और लोरा डरते हुए दरवाजा खोलती है तो लोरा के घर के दरवाजे पर कुछ आर्मी के लोग मास्क पहनकर खड़े हुए थे। उनमें से एक आदमी लोरा को कहता है, लोरा पाल्मर, आपका नाम हमारी लिस्ट में है, इसलिए आपके संक्रमित होने की ज्यादा संभावना है। हम आपको यहाँ से सिक्योर लोकेशन पर ले जाने आए हैं। तब लोरा कहती, ये तो काफी अच्छी बात है, मैं बहुत ही डर गई थी, क्या मैं अपना कुछ सामान ले लूं? वो आदमी हाँ कहता है और लोरा अंदर जाकर पीछे वाली सीढ़ियों के रास्ते से भागने लगती है। तभी लोरा को क्रिश्चियन का कॉल आता है और लोरा अपनी कार से क्रिश्चियन की बताई हुई जगह पर जाने के लिए निकल जाती है। रास्ते में बिलबोर्ड पर लोरा मैसेज देखती है, यदि वायरस से बचना है तो अमीरों को जला दो। अब आम लोग वायरस को रोकने के लिए अमीरों से नफरत करने लगे थे। आगे लोरा क्रिश्चियन की बताई हुई जगह पर पहुंचती है तो वो देखती है वहां पर काफी सारी महंगी गाड़ी खड़ी थी और अमीर लोग प्लेन में बैठकर वहां से भागने की तैयारी कर रहे थे। लोरा को वहां पर क्रिश्चियन भी मिलता है और लोरा देखती है कि प्लेन पर चढ़ने के लिए काफी लोग पायलट से बहस कर रहे थे। प्लेन में चढ़ने से पहले लोरा क्रिश्चियन से कहती है, मुझे तुम्हारी एक और हेल्प चाहिए। टोनी मुझे डिवोर्स नहीं देना चाहता, वो मुझे परेशान कर रहा है, वो सब कुछ बर्बाद कर देगा जो भी मैंने इतनी मेहनत से बनाया है। इसलिए मैं चाहती हूँ जब तक डिवोर्स ना हो तब तक तुम मेरी सारी संपत्ति को अपने कब्जे में ले लो, इन पेपर पर साइन कर दो और मेरा डिवोर्स होने तक मेरी संपत्ति के मालिक बन जाओ। यह सुनकर क्रिश्चियन कोई जवाब नहीं देता और वो लोरा को देखने लगता है, क्योंकि यदि वो साइन करता तो वो रईस बनकर मारा जा सकता था। क्रिश्चियन को बुरा लगता है कि लोरा की इतनी हेल्प करने के बाद भी लोरा उसकी जान खतरे में डाल रही थी, इसलिए क्रिश्चियन बिना साइन करे वहां से निकल जाता है। अब हेलीकॉप्टर में वहां से भागने के लिए काफी रईस लोग भर चुके थे। तब उनमें से एक महिला कहती है, गवर्नमेंट को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। तब वहां खड़ा एक आदमी कहता है, गवर्नमेंट हमें प्रोटेक्ट नहीं करने वाली, वो हमारे जेट और यार्ड सबको सीज कर रही है और हमें एक घर में लॉक करके मरने के लिए छोड़ा जा रहा है। तभी वहां मौजूद लोग देखते कि बोलते हुए उस आदमी के दांत चमकने लगे थे। तब सभी लोग उसे प्लेन से उतरने के लिए कहते। तब गुस्से में आकर वो आदमी लोगों पर हमला करने लगता है। तभी हेलीकॉप्टर का बैक डोर भी ओपन हो गया था। उस आदमी ने एक बूढ़ी लेडी को पकड़ रखा था और तभी हेलीकॉप्टर में एक आदमी उन दोनों को लात मार के नीचे धक्का दे देता है। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग डर गए थे, क्योंकि सभी एक दूसरे की जान के दुश्मन बन चुके थे। आगे लोरा हेलीकॉप्टर में मोबाइल देख रही थी और मोबाइल में न्यूज आ रही थी, अमीर लोगों को क्वारंटाइन किया जा रहा है और अमीर लोग अब अपनी महंगी कारों को, यार्ड्स को और घरों को खुद ही जलाने लगे हैं। आगे हेलीकॉप्टर उन्हें एयरपोर्ट पर ना उतारकर किसी और जगह पर उतारता है। लोरा एक जगह छिप गई थी और वो देखती है कि पूरे शहर में रईस लोग अपनी प्रॉपर्टी जला रहे थे। तब लोरा अपने बॉस स्नेल के बारे में इंटरनेट पर सर्च करती है तो स्नेल अब मिसिंग था और स्नेल की डेथ भी कंफर्म नहीं की गई थी। लोरा वो किताब देखती है जो उसे स्नेल ने दी थी तो उस पर एक कोट लिखा हुआ था, एक आदमी अमीर है क्योंकि उसके पास यूज करने के लिए अधिक साधन है। ये देखकर लोरा को गुस्सा आता है क्योंकि स्नेल ने उन्हें यूज किया था। तभी वहां टोनी आकर लोरा को अपने साथ ले जाता है और आगे एक पुलिस चेक पॉइंट आता है जहां पुलिस गाड़ियों की तलाशी ले रही थी। ये देखकर लोरा अपना बैग छिपाने लगती है और टोनी लोरा का बैग लेकर देखता है तो उसके अंदर पैसा और ज्वेलरी थी। टोनी पूछता है, तुम ये सब अपने साथ क्यों लाई? लोरा कहती, सभी बैंक बंद है तो मैं अपने साथ और क्या लाऊं? आगे चेक पॉइंट पर पुलिस लोरा और टोनी को गाड़ी से उतारकर उनकी तलाशी लेने लगती है। तभी वहां तेजी से आ रहा एक ट्रक पुलिस की गाड़ियों में टक्कर मारता हुआ वहां से गुजर जाता है और इस अफरा तफरी में टोनी और लोरा भी अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते। अब अधिकतर बड़े शहर आग की लपटों से घिर चुके थे क्योंकि लोग अपनी महंगी प्रॉपर्टी को जलाने लगे थे। दवाई कंपनियां फ्री में दवाइयां सप्लाई करने लगी थी। लोग अंधाधुंध दान कर रहे थे और अपनी महंगी प्रॉपर्टी को जला रहे थे। आगे लोरा अपने घर आकर अपनी बेटी एना को देखती है तो एना के टी शर्ट पर भी अमीरों से नफरत भरा स्लोगन लिखा हुआ था। यह देखकर एना अपनी माँ से जाकर लड़ने लगती है, आप मेरी बेटी को ये सब क्या सिखा रही हो? आप अभी जो पेंटिंग बना रही हो ये भी नफरत भरी है, लोग मर रहे हैं और आप मेरी बच्ची को ये सब सिखा रही हो। लोरा की माँ कहती है, क्योंकि यही आज की सच्चाई है। लाखों लोग जब भूख से मर रहे थे तब अमीर लोग सिर्फ अपनी जेबें भर रहे थे और आज तुम नैतिकता की बातें कर रही हो, रईस लोगों के लिए अपने आंसू बहा रही हो।
एना यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, उसे यहाँ पर कोई खतरा नहीं। आगे लोरा बाहर आकर देखती है तो वहाँ पर सभी मजदूर इकट्ठा होकर खाना खा रहे थे। अब शाम को लोरा टोनी के पास बैठी हुई थी। तब लोरा टोनी से कहती है, टोनी अब मैं बहुत रिच हो चुकी हूँ। टोनी कहता है, कितनी रिच? यदि चेक पॉइंट पर तुम्हारा पासपोर्ट चेक किया जाता तो वो लोग तुम्हें पकड़ लेते, इतनी रिच? लोरा कहती है, हाँ मैं बहुत रिच हो चुकी हूँ। मैंने मेरी संपत्ति क्रिश्चियन को सौंपने की भी कोशिश की पर वो चला गया। मैं सबके लिए खतरा बन सकती हूँ, इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा। टोनी कहता है, नहीं तुम कहीं नहीं जाओगी। तभी गांव का टोड नाम का आदमी टोनी से आकर कहता है, टोनी तुम्हें और लोरा को यहाँ से जाना होगा। चेक पॉइंट से कुछ लोग यहाँ पर तुम्हें ढूंढते हुए आने वाले हैं। तभी लोरा की माँ मार्था भी बाहर आकर कहती है, नहीं ये लोग कहीं नहीं जाएंगे। तब तक वहाँ पर गांव के लोग भी आकर उनके घर को घेर लेते हैं और गांव के लोग टोनी और लोरा को वहां से निकलने के लिए कहते हैं। तब मजबूरन टोनी, लोरा और उनकी बेटी एना और लोरा की माँ मार्था एक बोट पर बैठकर वहां से जाने लगते हैं। आगे वो लोग बोट लेकर निकल जाते हैं और एना पूछती है, वैसे हम लोग कहाँ पर जाने वाले हैं? मार्था कहती है, हम तंजानिया जाएंगे। मेरा एक दोस्त तंजानिया के पहाड़ों में रहता है, उसका घर काफी बड़ा है और वहां पर हमें कोई खतरा भी नहीं। टोनी कहता है, आप इस नाव में इस ग्लोब के दूसरे छोर पर जाने के लिए बोल रही हो। मार्था कहती है, तो चलो हम नॉर्थ अफ्रीका चलते हैं। यदि हमें वहां पर कोई सेफ प्लेस मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं तो हम तंजानिया जाएंगे। और तुम लोगों के पास कोई और अच्छा आइडिया है तो मुझे बता सकते हो। किसी के पास कोई भी आइडिया नहीं था, इसलिए वो नॉर्थ अफ्रीका की तरफ बढ़ते हैं। अब उन्हें बोट से सफर करते करते कुछ दिन बीत चुके थे। तभी एक शाम उन्हें बोट के पास में कोई डूबता हुआ नजर आता है। वो लोग रस्सी फेंककर डूबने वाले को ऊपर लाते हैं। तब वो देखते हैं कि वो एक छोटी लड़की थी जिसका नाम योलिन था। आगे योलिन कहती है, मैं 6 दिन से समुद्र में हूँ पर मुझे बचाने कोई नहीं आया। तभी वहां पर नेवी के कुछ लोग आकर उनकी बोट को रोक देते हैं। तब लोरा उस बोट के मेजर को कहती है, हम यूरोपियन रिफ्यूजी है, हमें शरण की जरूरत है। तब मेजर कहता है, लीबिया किसी भी देश के रिफ्यूजी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। आगे लीबिया के सिपाही उन लोगों की बोट को कंट्रोल कर लेते हैं और उनकी बोट को अपने साथ बांधकर ले जाने लगते हैं। सुबह होती है और लीबियन आर्मी के सिपाही उन्हें उठाते हैं। मेजर उन लोगों से कहता है, अफ्रीका आ गया है, तुम लोग यहाँ से तैर के जाओ। सिपाही उन्हें बोट से धक्का देते हैं और उन्हें तैर कर जमीन तक जाना पड़ता है। आगे वो सभी लोग वहां पर बने रिफ्यूजी कैंप तक पहुंचते और वो देखते वहां पर उन जैसे काफी बेघर और बेसहारा लोग मौजूद थे। उन्हें पानी की बॉटल्स और खाने के पैकेट बांटे जा रहे थे। आगे लोरा कैंप के सहायक से बात करती है और वो कहता है, हम आपको 4 दिन में वापस यूरोप भेज देंगे। तब लोरा कहती है, लेकिन हमें वहां पर वापस नहीं जाना है। तब सहायक कहता है, लेकिन दक्षिण दिशा की ओर जाने वाले जहाज सिर्फ अफ्रीकन कंट्री के लोगों को ही अपने साथ ले जाएंगे। तब टोनी कहता है, क्या हमें खाने और सोने के लिए कोई व्यवस्था मिल सकती है? तब सहायक कहता है, रोजाना मॉर्निंग में खाना बढ़ता है, तब आपको लेना होगा और आपके लिए टेंट की कोई व्यवस्था नहीं हो पाएगी। आगे वो लोग योलिन के साथ लोगों से हेल्प मांगने लगते हैं ताकि कोई उनकी फैमिली को टेंट में जगह दे दे, पर सभी लोग उन्हें इनकार कर देते हैं। आगे रिफ्यूजी कैंप में लोरा को ये नाम का वही आदमी दिखाई देता है जिसे लोरा की तरह स्नेल ने अपनी कंपनी में हिस्सेदारी दी थी। ये कहता है, स्नेल ने हमें फलों का बाग दिखाकर जहर दे दिया। लोरा कहती है, क्या तुम्हें यहाँ से निकलने का कोई तरीका पता है? ये कहता है, अब कोई हमारी हेल्प नहीं करेगा। अमीर कंट्री से लोग भाग रहे और गरीब कंट्री अपने देशों में किसी को घुसने नहीं दे रही। बीच के करीब रहो, कोई बोट आए तो उस पर चढ़ने का ट्राई करो, नहीं तो जब तक अपने रहने की कोई जगह ढूंढो। तब लोरा हंसते हुए कहती है, नेक्स्ट टाइम यदि कोई नॉटी प्रोफेसर कोई असाइनमेंट दे तो थोड़ा पढ़ लेना। ये मास्क उतारकर कहता है, मैं पढ़ूंगा, और ये हंसने लगता है। तभी लोरा देखती है कि ये के दांत भी चमक रहे थे, यानी ये भी अब जल्द मरने वाला था। लोरा की फैमिली को एक टेंट मिल चुका था और लोरा टोनी के पास जाकर लेट जाती है। लोरा टोनी को देखती है तो टोनी बहुत दुखी नजर आ रहा था। तब लोरा कहती है, तुम्हें क्या हुआ? तब टोनी कहता है, तुम्हें हमेशा से एक रिच हस्बैंड चाहिए था जो अब तुम्हें मिल गया है। टोनी हंसता है तो उसके दांत भी चमकने लगे थे। तब लोरा कहती है, टोनी तुमने क्या किया? वो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पर है? लोरा रोते हुए बाहर निकल जाती है। तभी टोनी भी उसके पीछे जाता है और टोनी लोरा को बताता है, जो कॉन्ट्रैक्ट तुमने मुझे दिया था मैंने उस पर साइन कर दी। यह सुनकर लोरा रोने लगती है और कहती है, तुमने ऐसा क्यों किया? तब टोनी कहता है, कोई बात नहीं, वैसे भी नॉर्मल वर्ल्ड में तुम मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर हो। तुम प्रॉमिस करो कि तुम मेरी डॉटर को सेफ रखोगी। लोरा रोने लगती है। उसी वक्त वो देखते हैं कि उनकी बेटी एना को टेंट से उठाकर कोई ले जा रहा था।
टोनी और लोरा भी उनको जाकर रोकने लगते हैं और उनकी हाथापाई होने लगती है। तभी टोनी उनमें से एक आदमी को मारने लगता है और वो आदमी चाकू से टोनी पर हमला करता है। उसी वक्त लोरा एक बड़ा पत्थर लेकर उस आदमी के सर पर पटक देती है और पत्थर पटक पटक कर उसे वहीं पर खत्म कर देती है। अब आगे लोरा की फैमिली को कैंप में रहते हुए काफी समय बीत गया था और टोनी भी मारा गया था। कैंप को संभालने वाले कर्मचारी भी वहां से जा चुके थे और कुछ ही लोग वहां पर बचे थे। वहां मौजूद सभी लोग मिलकर एक बोट तैयार करते हैं और सभी उस बड़ी सी बोट पर बैठकर निकल जाते हैं। अब रात में सफर के दौरान उन सभी लोगों को एक बड़ी शिप नजर आती है और वो सभी खुश होते हैं। उसी वक्त उनकी बोट की तरफ तेज रोशनी पड़ती है और वो लोग देखते एक नेवी की बोट उनकी तरफ आ रही थी। वो लोग बोट को रोकने के लिए आवाज लगाते लेकिन नेवी की बोट उनकी बोट को टक्कर मारते हुए निकल जाती है और वो सभी लोग पानी के अंदर गिर गए थे। लोरा अपनी बेटी को आवाज देने लगती है लेकिन उसे अपनी बेटी कहीं दिखाई नहीं देती। अपनी बेटी को पास में ना पाकर लोरा रोने लगी थी। अब सुबह तक लोरा बेहोश हो चुकी थी। तभी कुछ मछुआरे लोरा को अपनी बोट में बैठाकर किनारे ले आते हैं। लोरा उठती है तो वो देखती है उसकी तरफ आर्मी की गाड़ी आ रही थी और आर्मी की गाड़ी को देखकर लोरा उठकर वहां से भागने लगती है। लोरा किसी तरह भागकर एक घर तक पहुंचती है जिस घर में एक बूढ़ी लेडी मौजूद थी और वो बूढ़ी लेडी लोरा को अपना बुर्खा दे देती है और लोरा बुर्खा पहनकर कहीं जाने लगती है। एक्चुअली लोरा उस जगह पर जा रही थी जहां पर उसके साथ बोट में मौजूद लोग जाने वाले थे। उस जगह पर पहुंचकर लोरा देखती है कि उस बोट में मौजूद कुछ लोग जिंदा थे और जिंदा लोगों में लोरा की बेटी एना और योलिन भी मौजूद थी। पर लोरा जाकर देखती है तो उसकी माँ मर चुकी थी। आगे लोरा अपनी बेटी और बचे हुए कुछ लोगों के साथ वहां से निकल जाती है। आगे वो लोग एक ट्रक में बैठकर कहीं जाने लगते हैं जिस ट्रक में काफी सारे लोग मौजूद थे और ट्रक से उतरने के बाद वो रेगिस्तानी एरिया में पैदल सफर तय करते हैं। काफी दिनों तक सफर करने के बाद वो किसी हरे भरे स्थान में पहुंच जाते हैं और वहां पर लोरा देखती है कि वहां पर मौजूद कुछ लोग काफी खुश थे। लोरा और उसके साथ आए कुछ लोगों को देखकर वो सभी लोग उन्हें भी अपने साथ शामिल कर लेते हैं जहां पर लोरा और एना को रहने के लिए एक छोटी कुटिया दी जाती है। आगे उस कस्बे के सभी लोग घेरा लगाकर खड़े हुए थे और वहां आए नए लोगों से उनके साथ लाई हुई चीजें बीच में रखने के लिए कहते। तब सभी लोग एक एक करके बीच में आ रहे थे और अपने साथ लाए सामान को बीच में रख रहे थे। टोकनी में सभी सामान को इकट्ठा करने के बाद उनमें से एक एक लोग बीच में आकर टोकनी में से अपने लिए कोई सामान उठा रहे थे। लोरा की घड़ी किसी और ने ले ली थी तब लोरा भी उसमें से कुछ उठा लेती है। एक्चुअली यहाँ पर रहने वाले सभी लोग शेयरिंग के कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे थे। यहाँ पर किसी का अपना कुछ नहीं होता, उन्हें सब कुछ दूसरों के साथ शेयर करना पड़ता है और इसी तरह यहाँ के लोग अमीर बनने से बचते हैं और उन्हें कोई बीमारी भी नहीं होती। अब लोरा भी उन सभी लोगों के बीच में रहकर आदिवासियों की तरह जीवन काटने लगी थी। वहाँ के लोग छोटा मोटा काम करके अपनी लाइफ को काफी अच्छी तरह से एंजॉय करते थे। लोरा भी समुद्र किनारे से कुछ शैल उठाकर उन्हें चमकाने का काम करती थी। एक शाम लोरा देखती है कि उसकी कीमती घड़ी किसी और लेडी के पास थी। वो लेडी कहीं उठकर जाती है तब लोरा भी उसके पीछे जाती है और उस लेडी के सामने जाकर लोरा उस लेडी को अपने चमकाए हुए शैल दिखाती है। वो लेडी वो शैल लेने लगती है तभी लोरा मुट्ठी बंद कर देती है और लोरा उस लेडी के सामने अपनी घड़ी की तरफ इशारा करके हंसने लगती है क्योंकि लोरा उस लेडी से वो घड़ी चाहती थी। इस तरह से लोरा के मन में लालच आ गया था और वो अपनी घड़ी लेकर दूसरों से अमीर बनना चाहती थी और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, यदि वीडियो पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।